आज हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और सबसे पहली जो चीज़ आपको इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ वो है करंट, ठीक है, करंट। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो मतलब हम लोग इस चैप्टर में जिस करंट की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आप ये समझो करंट वर्ड इससे पहले अगर आप लोगों ने कहीं सुना है तो कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने सुना? इससे पहले कोई वर्ड, ये वर्ड सुना है करंट? ओशन करंट, बहुत बढ़िया। और कोई? रिवर करंट। और कोई? करंटली। और बताओ, और कोई करंट जिसने सुना हो? जैसे एक वर्ड होता है विंड करंट, सुना है ये? विंड करंट, ठीक है। या फिर रिवर करंट हो गया, ठीक है। तो मतलब करंट जो वर्ड एसोसिएटेड है ना, ये एसोसिएटेड है। जैसे मान लो अगर कोई बोल रहा है विंड करंट या रिवर करंट, तो विंड करंट का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे विंड फ्लो कर रही है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, तब उसको हम लोग बोलते हैं विंड करंट। या फिर अगर कहीं पे रिवर करंट है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या फिर उस पर्टिकुलर जंक्शन पे जो रिवर है उसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा तेज है, ठीक है, तो उसको रिवर करंट बोलेंगे, ठीक है। सो मतलब करंट वर्ड जो एसोसिएटेड है, ये जो वर्ड एसोसिएटेड है ये हाई वेलोसिटी फ्लो के साथ, हाई वेलोसिटी फ्लो के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका मतलब करंट की वजह से ये हमको समझ में आ गया कि ये हाई वेलोसिटी फ्लो तो होने वाला है। लेकिन जब हमने वर्ड यूज़ कर दिया इलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हाई वेलोसिटी में फ्लो करने वाली है, और वो चीज़ क्या है? वो है चार्जेस। वो चीज़ क्या है? वो है चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वो सारी पैरामीटर्स जो एसोसिएटेड हैं हाई वेलोसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस से, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ों को अभी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, चार्जेस, इससे पहले आप लोगों ने चार्जेस के बारे में अगर पढ़ा है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो जो चार्जेस हुए, एक हुआ आपका नेगेटिव चार्ज और एक हुआ आपका पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एटम, इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि जो हाई वेलोसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रहा है। और उसमें भी ये जो चार्जेस है ना, जिस चार्जेस की हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब करंट में जिसका फ्लो होता है हाई वेलोसिटी फ्लो, वो कौन से चार्जेस हैं? वो है नेगेटिव चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम लोग इसकी स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है अभी? ठीक है, क्लियर है एकदम। अब ये थोड़ा एक थोड़ी पिक्चर हो गई कि भाई हमको क्या समझना है और क्या हम लोगों ने पढ़ना है, उसकी एक पिक्चर समझ गई हम लोग। अब हम लोग वापस आते हैं कि ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस हुआ, ठीक है, या फिर जो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन आई करंट, ठीक है। जिस समय करंट का इन्वेंशन हुआ था उस समय तक, उस टाइम तक जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, या फिर जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है उसका डिटेक्शन बोल दो या फिर उसकी डिस्कवरी बोल दो, उस समय तक नहीं हुई थी। समझ में आ रहा है अभी? सो उस समय क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट था, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, अब अगर हम लोग करंट की बात कर रहे हैं तो मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है, और आपको मैंने क्या बताया कि जिस समय करंट की डिस्कवरी हुई है, जिस टाइम पीरियड में करंट की, मतलब पहले करंट की डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है,
कि करंट फ्लो करता है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिस्कवरी पहले हो गई थी, लेटर ऑन डिस्कवरीज हुई हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स की, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है उस समय के कन्वेंशन के हिसाब से इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल रखा गया था, ठीक है। लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ जब स्टडीज़ को और डिटेल में और डेप्थ में लेकर के गए, और तब ये डिस्कवर हुआ कि जो फ्लो ऑफ करंट है ना, जो फ्लो ऑफ करंट है इन अ सर्किट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये चीज़ समझ में आ रही है कि बाद में ये समझ में आ रहा है, जब बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो उसमें ये समझ में आया कि भाई साहब ये जो फ्लो ऑफ करंट था, ये जो फ्लो ऑफ करंट किसी भी एक सर्किट में जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है ये बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये समझ में आया कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसकी बात आती है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और ये अभी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब भी अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ लो कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, इलेक्ट्रॉन्स, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये ध्यान दो, यहाँ से यहाँ पे ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जो फ्लो ऑफ करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे लिख लो कि इन अ सर्किट डायग्राम direction of current is shown. Direction of current is shown. ठीक है। किसी भी एक सर्किट डायग्राम में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो दिखाई जाती है। डायरेक्शन ऑफ करंट को शो किया जाता है किसी भी एक सर्किट डायग्राम में। किस चीज़ को शो किया जाता है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, सर्किट डायग्राम, अगर हम लोग कोई एक सर्किट डायग्राम को बनाएं, ठीक है, और हाँ हमने कोई एक सर्किट डायग्राम बना लिया, ये मान लो कोई बल्ब हो गया, यहाँ पे हमने कोई एक स्विच ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कोई एक बैटरी ले ली और इस पूरे सर्किट को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अगर एक सिंगल लगा हो इसका मतलब सेल की बात चल रही है, और अगर डबल हो तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। डबल होगा या उससे ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी हो जाएगी। वो समझ में आ गया? अभी जो छोटा वाला एंड है उसको नेगेटिव से शो करेंगे और जो बड़ा वाला एंड है उसको पॉजिटिव से शो करेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ डायग्राम बनाते हुए, सर्किट डायग्राम को बनाते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। जो छोटा टर्मिनल है उसको नेगेटिव, जो बड़ा वाला टर्मिनल है उसको पॉजिटिव, और ये जो की है ये की है, मतलब ये जो हम लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं ना, ये स्विच, हाँ, और ये जो पर्टिकुलर अगर बीच में अगर डॉट बना हुआ है ना, इसका मतलब कि स्विच जो है ये क्लोज्ड है, बट सर्किट क्या है? सर्किट में करंट क्या है? फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है अभी?
जब स्विच क्लोज्ड होता है तो सर्किट में करंट फ्लो करता है, उस चीज़ को हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें, अच्छा अभी पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से शो करते हैं आई से। करंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात ये होगी सर्किट की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ करंट। सो अब हम लोग आ गए पर्टिकुलरली करंट की स्टडी पे। करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। करंट क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। ठीक है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। अब समझो कि जो चार्जेस हैं, अच्छा कहीं पे भी मैंने क्या इससे पहले कई बार बता दिया है मैंने कि अगर फिजिक्स में कहीं पे भी रेट आए ना तो इसका मतलब होता है अपॉन में क्या है? टाइम। फिजिक्स में यूजुअली जैसे कहीं पे आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अपॉन में क्या है? टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो अपॉन में क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चार्जेस को हम लोग किससे शो करते हैं? चार्ज जो है, चार्ज को हम लोग Q से शो करते हैं और टाइम को आपको पता है कि टाइम को हम लोग T से शो करते हैं। सो इसका मतलब करंट जिसको हम लोग I से शो कर रहे हैं वो इक्वल हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम के। इसका मतलब सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टाइम T। ये फॉर्मूला हो गया, वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये समझना है जो चार्जेस को मेजर किया जाता है ना, जैसे लेंथ को आप लोग मेजर करते हो किसमें? मीटर में। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से आप आगे चौक तक चले जाओ और बताओ कि कितना चले हो, तो एग्जैक्टली आपने डिस्टेंस कवर किया। सो डिस्टेंस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मीटर, या फिर कोई बड़ी डिस्टेंस है किलोमीटर, कोई और छोटी डिस्टेंस है, हो सकता है कि सेंटीमीटर में मेजर कर दो। सो दोज आर दी मेजरमेंट फॉर डिस्टेंसेस। आप दोनों बैठ जाओ, अभी कल से टाइम पे आना, ठीक है। हाँ, तो जो डिस्टेंसेस की जो मेजरमेंट होती है, ठीक है, उसको हम लोग किसमें? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ऐसे करके मेजर करते हैं, ठीक है। बट सेम ऐसे ही मान लो अगर किसी को वेट मेजर करना है, वेट कितना हुआ, तो ग्राम, किलोग्राम ऐसे करके मेजर करते हैं। तो ऐसे ही जो चार्जेस है ना, इसको भी मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसको बोलते हैं कूलम, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ चार्ज मतलब कितने नंबर ऑफ चार्जेस कहीं से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा कूलम में, COULOMB, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, कूलम। समझ में आ रहा है अभी तक? कैपिटल C से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। और टाइम को आपको पता है कि S या फिर सेकंड से कर लो, ठीक है। क्या हुआ? LOMB, कूलम, ठीक है। अच्छा, अब इसका, अच्छा और दूसरा करंट की जो यूनिट होती है, करंट को किस में मेजर करेंगे? तो वो करते हैं हम लोग एम्पेयर में मेजर, एम्पेयर, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट, इसको हम लोग करते हैं किस में? एम्पेयर में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अच्छा, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। ये जो मेजरमेंट लिखा हुआ है ना मैंने, ये जो मैंने लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ चार्ज, इसको आप SI यूनिट भी बोल सकते हो। यू कैन रिप्लेस दिस थिंग बाय SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ करंट। क्वेश्चन कभी इस तरह डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है।
और अगर हम इसको इसके साथ मैच करें तो अल्टीमेटली ये आ रहा है आपका कि जो आपका एम्पियर होगा ना वो आपका कूलम्ब अपॉन सेकंड में आएगा आंसर। अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि 1 कूलम्ब 1 एम्पियर क्या होता है, अगर यहीं से हम लोग अगर 1 एम्पियर को अगर देखना चाहें तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। अभी आप लोग सिर्फ जो फॉर्मूलाज है ना इसको इस फॉर्मूले को समझ लो, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई साहब इसका मीनिंग क्या हो रहा है। ठीक है, उस चीज़ को बहुत जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। कर तो यहाँ पे नहीं सकते लेकिन कोशिश करेंगे उसको चीज़ को समझने के लिए। अभी आप ज़रा फॉर्मूले पे ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने भी क्या एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज़ व्हाट, 1 एम्पियर इज़ when 1 coulomb of charge passes through a cross section in 1 second। समझ में आ रहा है अभी। सो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है when 1 coulomb of charge flows through a cross section in 1 सेकेंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। कि जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसी एक सेक्शन से 1 सेकेंड में पास हो जाए। अब समझो ज़रा इसको थोड़ा डिटेल में, आप ज़रा इसके ना जिसको बोल सकते हैं कि आप ये समझो कि ये जो स्टडी अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत आसान सी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बट इस चीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए या फिर ये चीज़ दुनिया को समझाने के लिए किसी एक साइंटिस्ट को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी या फिर उसको कितने डेप्थ में जाना पड़ा होगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 कूलम्ब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब। बात ये है कि आपने जैसे मान लो अगर आप बोल रहे हो कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में आप क्या बोलोगे, या फिर आप ये बोलोगे 1 किलोमीटर में हमारा हो गया 1000 मीटर्स। मान लो अगर मैंने बोला कि 1 मीटर, तो आप बोलोगे 1 मीटर में हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग कूलम्ब से क्या मेज़र कर रहे हैं, कूलम्ब से हम लोग चार्जेस को मेज़र कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर चार्ज ही यूनिट होती तो हम लोग ये बोलते ना कि 1 चार्ज 2 चार्ज ऐसे करके बोलते थे, कूलम्ब लिखने की क्या ज़रूरत थी। इसका मतलब कि कूलम्ब कोई ऐसी यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस हमको पता होने चाहिए। बात समझ में आ रही है अभी। ठीक है, तो 1 कूलम्ब में जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब। अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि 1 कूलम्ब में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, कभी कभी ना ये वैल्यूज़ बहुत छोटी लग जाती हैं। ठीक है, अभी इतने आराम से लिख दिया ना तो लग रहा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब काउंट कर लो। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अरे वो कुछ करोड़ एंड देन कुछ आएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ी यूनिट हो गई है। ठीक है, और इतने इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। आप ये सोचो कि आप 1 सेकेंड में कितनी काउंटिंग कर पाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा भी कर पाओगे तो कोई 1 2 3 ऐसे कुछ करके बोल देगा। ठीक है, तो लेकिन
ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया ना नंबर। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में अगर पास हो जाएं किसी एक क्रॉस सेक्शन से, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि 1 एम्पेयर है। समझ में आ रहा है अभी? और आपका जैसे लेट सपोज ये फ़ैन हो गया या फिर कुछ भी जो हम लोग अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं वो समवेयर अराउंड 1 एम्पेयर और 2 एम्पेयर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो सोचो कि उनके ऑपरेट होने में कि 1 सेकंड में उनमें कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? अब बात ये आती है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए किसने या कैसे काउंट हुए। तो ऐसा नहीं कि इसको देख कर आप घबरा गए कि यार किसी ने 1 सेकंड में इतना कैसे काउंट कर दिया होगा। एग्जैक्टली क्या होता है कि लेट सपोज आपने कोई एक स्टडी की, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया फॉर द पीरियड ऑफ 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का मतलब हो गया 120 सेकेंड, ठीक है। और 2 मिनट्स में आपने देखा कि कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हुए हैं। हो सकता है कुछ लाख करोड़ या कुछ हज़ार करोड़ या फिर कुछ करोड़ करोड़ रहे हों, ठीक है। और आपने उन सबको अगर डिवाइड कर दिया 120 से, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ये फाइंड कर लिया कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमको ये समझनी थी। इस चीज़ को समझो कि बहुत डिटेल्ड स्टडी है ये जो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला, जैसे हमने 1 एम्पेयर को बोला, तो 1 एम्पेयर को हमने क्या बोला कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है। हाँ, क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई, आप बताओ जरा, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आप बताओ है। अच्छा, क्रॉस बना हुआ कहीं पे, अच्छा जब 2 लाइनें, लेकिन जो करंट फ्लो करेगा वो तो कंडक्टर से फ्लो करेगा ना, किसी वायर से। अच्छा, तो जहाँ पे 2 वायर्स क्रॉस कर रही होंगी एक दूसरे, वायर कनेक्टेड हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कोई गैस, आप बताओ कोई गैस ऐसा कुछ है, आप बताओ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। चलो ठीक है, देखो ये कोई वायर है, ठीक है, और ये कोई वायर हो गई, ठीक है। और इससे करंट फ्लो कर रहा है भाई, जो आई है हमारा करंट वो इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। आई फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट अगर फ्लो कर रहा है इसका मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी हम लोग ज़रा इसके चार्जेस को समझने वाले, तो यहाँ पे मैं ना ई लिख देता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैसे अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हटा करके अभी हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं, डायरेक्शन है यहाँ से इधर, ठीक है। ये क्या बताया मैंने, ये बताया एक कंडक्टर, ये क्या है, कोई कंडक्टर है, कोई भी वायर अज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है, जिससे करंट फ्लो कर रहा है। अब बात आती है क्रॉस सेक्शन की। तो अगर मैंने इसको कट कर दिया, ये मैंने एक सेक्शन से इसको कट कर दिया, जब आप जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे करके कट कर दिया, हटा दिया, एक वाला पार्ट हटा दिया, अब एक पार्ट बचा, उसको मैं ऐसे करके देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, गोल सा दिखेगा। मतलब अब अगर आप उसको देखोगे तो कुछ ऐसा करके दिखेगा भाई। अगर आप इसको कट कर दोगे, मैंने इसको ये बीच से इसको कट कर दिया मैंने, और अब मैंने बोला कि अब साइड से देखो क्या दिखेगा, तो गोल सा दिखेगा ना, तो वो गोल सा दिखेगा, ठीक है। और ये जो गोल सा दिख रहा है आपको, जब आपने इसको कट किया उसको जो गोल सा दिख रहा है ना, वो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है। तो जो वायर्स हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो किसका एरिया है, सर्कल का एरिया है, क्योंकि जब आप उसको कट करोगे तो एक सर्कल ही तो बनेगा, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने कोई एक बार ले ली, बार मतलब वो जैसे कोई क्यूबॉइडल शेप में है अगर, ठीक है। अब उसको अगर आपने कट कर दिया, अगर उसको कट करोगे तो साइड से देखने पे क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये हमने कोई एक क्यूबॉइड बनाया, ठीक है, और अगर मैं इसको कट करूँगा ना, इस तरीके से अगर हमने इसको कट कर दिया तो साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा करके दिखेगा, मतलब साइड से एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। बस काटने के बाद अगर साइड से देखोगे ना तो सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा। जैसे ये मान लो ये क्यूबॉइड की शेप में है, अगर मैंने इसको कट किया होगा तो ऐसे करके, यही तो ऐसे कुछ तो कट किया होगा इसको, साइड से देखोगे तो क्या दिख रहा है, क्यूबॉइड दिख रहा है, मतलब एक रेक्टेंगल दिख रहा है बस, ठीक है। अभी समझ में आया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कि किसी भी चीज़ को अगर आप कट करके उसके साइड से देखते हो
तो वो जो एरिया दिख रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी क्रॉस सेक्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझते हो ना तो आगे चले कुछ चीज़ें फिर रटने के लिए हो जाती हैं बस। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए तो फिर जो फॉर्मूलाज आएंगे, अभी 2-3 चीज़ें इसमें और समझने की आएंगी, तो उन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये आपको अभी समझ में आ गया क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन। और हमने ये देखा कि जो वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, सर्कल होता है। वायर क्रॉस सेक्शन जो होता है वो एक सर्कल होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े फिर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट चीज़ ये है, अभी हमने ये समझा था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने ये देखा कि एक कूलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमने ये देखा। अब हमारा टास्क ये है कि बाई चांस अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होता या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसके पास कितना कूलम चार्ज है। जैसे आप ये सोच सकते हो कि भाई अगर 1 मीटर है ना तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो हम लोग ये भी तो बात करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं। ठीक है, तो 0.01 करके आता है, 0.01 मीटर, है ना। तो वैसे ही कुछ कैलकुलेशन हमको यहाँ पे भी समझनी है कि एक कूलम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है या फिर कितना चार्ज, यही तो हमको समझना है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएगा कि 1/6 × 10⁻18 कूलम। समझ में आ रहा है अभी? और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा आपका 1.666 करके आगे चलता रहेगा। ठीक है, और आपको पता है कि अपॉन में 18 है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पॉइंट आ जाना था, उस पॉइंट को और आगे बढ़ाया तो 1 0 और आगे बढ़ना था। चलो मैं इसको ना थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आएगा। 6 से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे तो 0.16, जैसे क्या हो जाएगा, 6 से आपने 1 को डिवाइड किया तो पॉइंट लगाया, 0 हो गया 10, 1 टाइम्स में 6, फिर ये 4 बचा, 6 टाइम्स में 36, ये 40, फिर ये 36 आ गया, फिर से 4, तो मतलब ये 6 करके चलता रहेगा। समझ में आ रहा है अभी? तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके चल रहा था, और हमने मान लो इसको 67/10⁻18 कर दिया कूलम इन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आपको ये पता है कि अगर मैं इस डेसिमल को एक डिजिट आगे शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 0 इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है अभी? तो हमने कर दिया इसको 1.67/10⁻19 कर दिया कूलम। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? अब ये जो अपॉन में है इसको अगर हम लोग ऊपर लिखेंगे तो जो पावर 19 है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो 1.67 × 10⁻19 इज इक्वल्स टू -19 कूलम इन 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है अभी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। अभी पहले बताओ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई जो अभी हम लोग समझना चाह रहे थे इस चीज़ को? ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई। इससे पहले की जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े और जो ये सब चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी ये ध्यान रहेगा। ठीक है, आपको भी ध्यान रहेगा। ये है भाई साहब, ये अपॉन में था, इसको हम लोग ऊपर पावर में लेके चले जाएंगे अगर, तो अपॉन में अगर पावर 19 है ना तो पावर जब ऊपर जाती है तो -19 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी हमने एक चीज़ ये देखा, हम लोग अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस उसको समझने वाले हैं। एक चीज़ में और समझनी है वो ये, अच्छा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने? 1000। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 एम्पियर, अच्छा एम्पियर को ना आप मीटर की तरह साथ कंपेयर करके रखना कि एम्पियर की बात चल रही है, इसका मतलब वो मीटर की बात चल रही है। ठीक है ना,
मतलब इससे आपको ये याद रहेगा कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, तो आप बोलोगे 10⁻3। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँगा कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, तो 10⁻³ एम्पियर। समझ में आ गया अभी। ऐसे अगर माइक्रो की बात चलेगी तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर हो जाएंगे, तो 10⁻6 एम्पियर हो जाएंगे। ये एम्पियर की, जैसे आप डिस्टेंस की अलग अलग यूनिट्स पढ़ते हो, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ऐसे ही जो एम्पियर है ना, अगर उसकी बड़ी क्वांटिटी होगी तो उसको अलग से मेजर करोगे, छोटी क्वांटिटी है तो अलग मेजरमेंट डालोगे, सो दैट कि वो मतलब आपको बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ ना लिखनी पड़े ना। ठीक है, आप सीधे सीधे क्या करोगे, उसका जो यूनिट है वो चेंज कर दोगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जितना इसके पोटेंशियल के लिए बता रखा है ना, तो उतने में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक प्रेशर, इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। बट हम लोग इसके थोड़ा सा बियॉन्ड भी इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आप आगे क्लासेस में जब भी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आए कि एग्जैक्टली वो पोटेंशियल था क्या। ठीक है। उसके लिए एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है उसको भी तरह एक बार समझ ही लेते हैं। एनसीईआरटी में ये बोल रहा है कि लेट सपोज अगर मैंने एक यहाँ पे कप रख दिया, मान लो ये मैंने एक कप रख दिया, ये कप हो गया, ये कोई एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन को मैंने यहाँ पे एक टब के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। आई वॉन्ट कि ये जो पाइप लगी हुई है, इस पाइप से इसके अंदर कुछ पानी आ जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इस बकेट के अंदर, जो भी है ये टैंक, जो भी अज्यूम कर लो, तो आप इसके अंदर पानी डालोगे। ठीक है। तो आपने इसके अंदर पानी भरना शुरू किया, ये तो क्या जब मैंने इसके अंदर पानी भरना शुरू किया तो साथ साथ ये अपने आप भर जाएगा। अब बताओ, नल का खुला हुआ है, आपने इसके अंदर पानी भरा, अभी भरना हमने शुरू किया है, तो क्या वो पानी इसके अंदर भरना शुरू हो जाएगा? समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि जब वो वाटर इस लेवल से ऊपर चला जाएगा ना, तब उस वाटर का एक प्रेशर बनेगा इस पाइप पे, और फिर जाकर के वो पानी इसके अंदर आना शुरू होगा। समझ में आ रहा है? अभी जब इसके अंदर पानी यहाँ तक था ना, या इससे नीचे था, फिर चाहे वो कितना बड़ा भी टैंक था, ठीक है, मान लो आपने 1000 लीटर की टंकी लगा दी और उसके अंदर पानी डाल रहे हो, ठीक है, और आपने 500 लीटर पानी डाल दिया है, फिर बोल रहे हो कि मेरा एक कप भी नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि जहाँ से आप पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उस लेवल से नीचे तक ही आपने पानी भरा हुआ है। जब आप उससे ऊपर पानी भरोगे उसके बाद ही पानी इधर आएगा। इसका मतलब ये वाटर का प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि जब वो वाटर प्रेशर इस पॉइंट पे क्रिएट होगा उसके बाद ही पानी आगे जाना शुरू होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए। और वो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझ में आ रही है अभी? जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ड्यू टू विच फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ सर्किट इज पॉसिबल, ठीक है, the electric pressure because of which the flow of charges in a circuit is possible, that electric pressure is known as electric potential। ये definition है आपकी
एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो ये है, क्या? द इलेक्ट्रिक प्रेशर बिकॉज ऑफ विच द फ्लो ऑफ करंट इज पॉसिबल इन अ सर्किट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन हो सकती है जितना उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग, बट आपको इससे थोड़ा सा बियॉन्ड समझने की कोशिश करनी है। वो ये, जैसे मान लो कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स को ले लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज रख रहे हो, टेस्ट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज कहाँ पे है? तो ये है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब वो बहुत दूर। अब और अच्छा, टेस्ट चार्ज जो होता है जनरली ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आपको इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, मतलब कहीं बहुत दूर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे लेकर के आना है। यहाँ से यहाँ तक इसको लेकर के आना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अभी आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर आप ये वर्क डन ना करो और उसके बाद भी मुझे ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक लेकर के आना है, तो मैं क्या करूँगा? इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल जनरेट करूँगा सो दैट कि वो उस चार्ज को यहाँ तक खींचे। बात समझ में आ रही है? अभी ये तो करना पड़ेगा। मतलब आपने अगर इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लेकर के आ गए, आपको ये पता चल जाएगा कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। अब उतना वर्क डन करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर एनर्जी कैसे भी करके प्रोवाइड करोगे, तभी ये यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी तो वो जो आपने वर्क डन किया वो इस पॉइंट का क्या है? पोटेंशियल है पर चार्ज के लिए। अगर आप वर्क डन अपॉन जितना भी ये, अभी हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है तो हम लोग इसको बोल देंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि हमने सिंगल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। ठीक है ना? अब अगर हम लोग इसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेकर के आ रहे हैं, तो हमको दूसरा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, हमको कोई दूसरा वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन आपने किया किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो वो इस पॉइंट का आपको क्या दे देगा? पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, मान लो एक बार के लिए कि जो पी ए है वो है आपका 100 वोल्ट और पी बी जो है वो मान लो आपका 50 वोल्ट है। समझ में आ रहा है अभी? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 50 का है। तो अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पे आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 100 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट। और यही 50 वोल्ट जिसकी वजह से चार्जेस कहाँ से, मतलब जो इनके, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक सर्किट जो है जिसमें जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो पॉसिबल हो पाएगा अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हो तब। समझ में आ रहा है? अभी चीज़ों को अभी हम लोग आगे लिखेंगे डिस्क्राइब करके, लेकिन आप ये समझो। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर मान लो कुछ हम लोग केस लेते हैं, मान लो केस 1, अगर पोटेंशियल, अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करेगा। इफ़ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देन ओनली अ करंट विल बी फ्लो इन अ सर्किट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो नो करंट विल फ्लो। इसका एग्जांपल समझो ज़रा। एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो आपने बैटरी यूज़ की, टॉर्च यूज़ कर रहे हो, टॉर्च के अंदर सेल लगे हुए हैं, उन सेल में 2 टर्मिनल है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल ज़्यादा, नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कम। और आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया इतना? अभी
आपने बहुत लंबे टाइम तक उस सेल को यूज़ किया और उसके बाद आपने ये देखा कि टॉर्च का चलना बंद हो गया। तो वो बंद क्यों हुआ होगा? कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कम होते होते ज़ीरो हो गया। समझ में आ रहा है अभी कि धीरे धीरे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब केस वन ये है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ 1000 वोल्ट और पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज़ ऑल्सो 1000 वोल्ट। तो आप मुझे ये बताओ, क्या करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? तो करंट फ्लो हो जाएगा ज़ीरो, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो, करंट फ्लो नहीं होगा उसमें। ठीक है, अच्छा अब ये केस 1 हो गया। केस 2 देखो, केस 2 पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ 10 वोल्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज़ 0 वोल्ट। तो बताओ भाई, करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ रहा है अभी? तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो? कोई डाउट है? बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ, पोटेंशियल, जैसे आप पोटेंशियल ये समझो कि आप किसी काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि वो पोटेंशियल है या नहीं है। ठीक है, क्षमता। ठीक है, सो अगर किसी एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ रहे हो तो आपने एक वर्क डन किया। ठीक है, बाई चांस मान लो वो चीज़ आप नहीं लेकर के आए, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है ना, तो जब आपने सेल लगा दिए सब कुछ, ठीक है, तो आप कोई चार्ज नहीं लेकर के जा रहे हो, वहाँ पे वो चार्ज अपने आप इधर से उधर ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस चार्ज को जब आपने वर्क डन किया यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, तो उससे आपने ये देख लिया कि आपको वर्क डन कितना करना पड़ रहा है। और जब आप उस काम को नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब इस पॉइंट के पास अपना एक पोटेंशियल है जो कि खुद वो उस चार्ज को वहाँ से वहाँ तक ड्रैग कर रहा है, तो वो उसका क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया। समझ में आ गया अभी? क्लियर है? ठीक है, तो इसमें अगर कोई चीज़, अच्छा चलो ठीक है, इसके आगे अभी हम लोग फिर पर्टिकुलरली हमने बात की अभी। अब जो चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए वो तो खैर ये सब तो होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने ये समझा कि जो पोटेंशियल है, किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? V से। और जो इसका SI यूनिट है, या फिर आप ये लिख सकते हो कि पोटेंशियल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, जिसको हम लोग V बोल देते हैं सिंपली। समझ में आ गया अभी? अब बात ये आती है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। सो किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, सो पोटेंशियल जो कि हुआ V, और उसका फॉर्मूला हो गया आपका वर्क डन, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस पर्टिकुलर चार्ज को वहाँ से एक इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेकर के आना, तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। और मान लो वहाँ पे अगर आपने 1000 चार्ज ले, क्योंकि एक चार्ज तो बहुत ही छोटा हुआ, तो एक चार्ज लेना तो बहुत मुश्किल हो गया, तो आप कुछ कलेक्शन ऑफ चार्जेस आप लेकर के चले गए किसी एक पॉइंट से, मतलब इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो जो जितने नंबर ऑफ चार्जेस लेकर के आए, अगर आप टोटल वर्क डन को नंबर ऑफ चार्ज से डिवाइड कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, और वही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल होता है। ठीक है, अच्छा वर्क डन आपको पता है कि वर्क डन मेजर होता है तुम्हारा जूल में। वर्क डन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल, जिसको हम लोग J से भी डिनोट कर सकते हैं, और चार्ज आपको पता है कि Q से डिनोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि व्हाट इज 1 वोल्ट, सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a place to a point in the electric field, then it is known as 1 volt.
ठीक है, इसको लिखना भी है 1 volt when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in electric field. समझ में आ गया अभी? कुलम लिख दो। चार्ज को हम लोग किस में मेजर करते हैं? कुलम में मेजर करते हैं ना, तो हमने सीधे यहाँ पे 1 कुलम को मैंने सी लिख दिया, ये लो ऐसा करके लिख दो, ठीक है। चाहे तो जूल पूरा लिख दो, कुलम पूरा लिख दो, चाहे जे एंड सी लिख दो, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक? यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? सिंपली किसी दो पॉइंट्स पे का जो पोटेंशियल है उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर हमने पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी अगर कर दिया तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किसमें मेजर होता है? तो क्योंकि ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट है, तो मतलब वोल्ट में मेजर होता है, इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, ठीक है। डिस्टेंस में से डिस्टेंस को माइनस करोगे तो आंसर मीटर में ही आएगा या फिर किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है। मान लो 10 मीटर और 8 मीटर दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2 मीटर, तो मतलब आंसर तो मीटर में ही आएगा ना। ऐसे ही यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे ही वोल्ट, तो वोल्ट माइनस वोल्ट, आंसर वोल्ट में ही रहेगा, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस किसमें मेजर होता है? ये इन टर्म्स ऑफ वोल्ट मेजर होता है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, इसका फॉर्मूला ये है। अब हमारा जो, ठीक है, अब इसके आप लोग करोगे न्यूमेरिकल्स और मैथ्स का भी कोई एक चैप्टर शुरू करना है क्या? चलो आप जरा इसके जो न्यूमेरिकल्स और ये सब दे रखे ना, फटाफट जरा इनको करके दिखाओ, ठीक है।